शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। मालिर कोटला मुसलमानों की रियासत का शहर है। मुगलों के जमाने में इस रियासत के मुसलमान हाकिम ने गुरु गोबंद सिंह जी के बच्चों के हक में आवाज बुलंद की थी, जो मुगलों की कैद में थे। उस दिन से गुरु गोबंद सिंह जी ने ऐलान कर दिया था कि सिख मालिर कोटला की हमेशा हिफाजत करेंगे और यहाँ के मुसलमानों की हर मुश्किल वक्त में मदद करेंगे। चुनांचे जब पाकिस्तान बना और पंजाब में फसादात शुरू हुए तो मशरकी पंजाब के हर शहर, हर गाँव में सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, मगर रियासत मालिर कोटला के मुसलमानों की पूरी हिफाजत की। यहाँ के मुसलमान मालिर कोटला में ही रहे और यहाँ से भागकर पाकिस्तान न गए। मालिर कोटला में सिख और हिंदू भी रहते हैं, मगर मुसलमानों की अक्सरियत है और वो अमन और चैन से कारोबार करते हैं। हमें यकीन है कि जिन 2 पाकिस्तानी जासूसों को हमने पकड़ा है, उनके साथी या तो मालिर कोटला में किसी जगह मुसलमानों की पनाह में हैं, और या अगर किसी दूसरी जगह रूपोश हैं तो मालिर कोटला में जरूर आते जाते होंगे। वहाँ से तुम्हें उन जासूसों का सुराग मिल सकेगा। अगर तुम उनका सुराग न लगा सके तो उसके बाद तुम्हारे मिशन का दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा और तुम्हें पाकिस्तानी जासूस जाहिर करके जालंधर के जेल खाने में कैद में डाल दिया जाएगा। तुम्हें पाकिस्तानी जासूसों में से किसी एक जासूस की कोठरी में बंद किया जाएगा। तुम अपनी महारत और चालाकी से अपने आप को पाकिस्तानी जासूस जाहिर करके इस जासूस से जरूरी मालूमात हासिल करोगे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस के चीफ ने मुझसे पूछा। मैंने कहा बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। वो बोला वेरी गुड। इंडियन डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ सुरेंद्र कोहली उठ खड़ा हुआ। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, माय डियर धर्मचंद, यहाँ से तुम हमारे खास आदमी खाड़ीकर के साथ एक खुफिया मकाम पर जाओगे। वहाँ एक लड़की पार्वती से तुम्हारा तारुफ करवाया जाएगा। पार्वती हमारी सीक्रेट एजेंसी की बड़ी तजुर्बाकार और माहिर जासूस है। मालिर कोटला वाले मिशन में वो तुम्हारी मुरीदनी बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। ऐसी खूबसूरत मुरीदनी की वजह से लोग तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे और तुम्हारी राह ज्यादा आसान हो जाएगी। आओ मेरे साथ। हम चीफ सुरेंद्र कोहली के पहले वाले बड़े ऑफिस में आ गए। उसने घंटी बजाकर चपड़ासी को बुलाया और कहा, खाड़ीकर को अंदर भेज दो। मालूम हुआ कि गंगा खाड़ीकर, जो मुझे दिल्ली के रेलवे स्टेशन से अपने साथ यहाँ सेक्रेटेरिएट लाया था, दूसरे कमरे में उसी वक्त से बैठा हुआ था। वो फौरन आ गया। चीफ कोहली ने उससे कहा, खाड़ीकर, अब तुम धर्मचंद जी को पार्वती से मिलाने ले जाओ। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, तुम अगर चाहो तो आज दोपहर के बाद ही अपने मिशन को शुरू कर सकते हो। तुम अगर चाहो तो शाम के बाद भी अपने मिशन का आगाज कर सकते हो। बहरहाल हम चाहते हैं कि ये मिशन जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। अब तुम लोग जा सकते हो। मैंने चीफ सुरेंद्र कोहली को प्रणाम किया। उसने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, विश यू गुड लक। गंगा खाड़ीकर और मैं वहाँ से निकलकर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के कुशादा बरामदे में आए तो खाड़ीकर कहने लगा, हमने पार्वती को ब्रीफ कर दिया है, उसे तुम्हारी तस्वीर भी दिखा दी है और ये भी बता दिया गया है कि उसको तुम्हारे साथ मुसलमान मुरीदनी बनकर मालिर कोटला की रियासत में दाखिल होना होगा। मैं सोच रहा था कि अपनी तरफ से ये लोग मुझे पूरी तरह अपने सीक्रेट मिशन में फंसा रहे हैं। इनको मालूम नहीं कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ, बल्कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, जो पाकिस्तान की सलामती की खातिर इन दुश्मनों के पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना अज़ाइम को मलियामेट करने वहाँ आया है और मैं खुद उनके मिशन में अपने आप को उलझाकर उनके पाकिस्तान दुश्मन राज मालूम करना चाहता हूँ। मेरा एक मसला जो बहुत जरूरी था अभी तक हल नहीं हुआ था। मुझसे किसी ने अभी तक ट्रांसमीटर या वायरलेस पर कोड के जरिए पैगाम रसानी की बात नहीं की थी। अगर ऐसी बात होती तो मेरे लिए पाकिस्तान में अपने दोस्तों को इंडियन मिसाइलों के लॉन्चिंग पॉइंट के बारे में इत्तला पहुंचाना आसान हो जाता। अगरचे मैं जानता था कि पाकिस्तान की हुकूमत भारत के जारहाना अज़ाइम और उसकी फौजी तैयारियों से गाफिल नहीं है और इन मिसाइलों की रिपोर्ट पाकिस्तान के महकमा दिफा को पहुंच चुकी होगी। इसके बावजूद मैं अपना फर्ज अदा करना जरूरी समझता था और इस मिशन की पूरी तफसील अपनी हुकूमत तक पहुंचाना चाहता था। मैं इस ख्याल से मुतमईन था कि अभी तो मेरे मिशन का आगाज ही हुआ है, आगे चलकर मुझे ट्रांसमीटर की सहूलत भी जरूर मिल जाएगी। महकमा डिफेंस इंटेलिजेंस की स्टाफ कार दिल्ली के फैशनेबल इलाके से गुजर रही थी। दिल्ली शहर बहुत फैला हुआ था, मगर सड़क पर ट्रैफिक का हुजूम बहुत होता है। जगह जगह हिंदुओं के मुख्तलिफ फिरकों के जदीद डिजाइन के मंदिर नजर आए। मस्जिद कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। खुदा जाने दिल्ली के किन किन इलाकों से गुजरती हुई हमारी स्टाफ कार एक ऐसे इलाके में दाखिल हो गई जहाँ
एक बहुत बड़े मैदान के करीब 2-3 पुराने क्वार्टर नुमा मकान खड़े थे। इन मकानों के बाहर कोई आदमी, औरत या बच्चा नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ सुनसान माहौल था। स्टाफ कार एक मकान के आगे हमें उतारकर दूर नीम के दरख्तों के नीचे जाकर खड़ी हो गई। गंगा खाड़ीकर कहने लगा, पार्वती हमारा इंतजार कर रही होगी, पीछे की तरफ से आ जाओ। क्वार्टर नुमा मकान के पीछे भी वीरानी बरस रही थी। बरामदे में बांस की 2 कुर्सियां पड़ी थी जिन पर गर्द जमी हुई थी। उस तरफ भी एक दरवाजा था। खाड़ीकर ने दरवाजे पर आहिस्ता से 3 बार दस्तक दी। अंदर से किसी औरत की आवाज आई, कम इन प्लीज। खाड़ीकर ने मुझे इशारा किया और हम कमरे में दाखिल हो गए। बाहर जितनी वीरानी थी, कमरा अंदर से उतना ही आबाद था। बड़ा कीमती सोफा सेट बिछा हुआ था। दीवारों पर पर्दे लटक रहे थे। दीवार के साथ साफ सुथरा बेड लगा था। कार्निस पर उस जमाने के भारतीय वजीर आजम की तस्वीर के आगे गेंदे के ताजा हार रखे हुए थे। टेबल पर गुलदान में मौसमी फूल सजे हुए थे। गोरे रंग की लंबे बालों वाली दरमियाने कद की लड़की जो अंग्रेजी किताब पढ़ रही थी, उसने उठकर हमारा इस्तकबाल किया। उसका जिस्म मुतनासिब था। उसने फिरोजी रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी। बालों को रिबन से बांध रखा था। लड़की वाकई खूबसूरत थी। आंखें बड़ी बड़ी और होंठ आलोचों की तरह थे। खाड़ीकर ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये हैं श्रीमान धर्मचंद जी और ये हैं मिस पार्वती जी। पार्वती ने बाजू आगे करके मुझसे हाथ मिलाया। उसकी गिरफ्त मजबूत थी। कहने लगी, ओके, जहाँ चाहे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। खाड़ीकर ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है पार्वती जी। पार्वती दूसरे कमरे में जाती हुई बोली, कॉफी पहले से तैयार है, मुझे तैयार नहीं करनी पड़ेगी। हम सोफे पर बैठ गए। सामने वाली दीवार पर देवता हनुमान की तस्वीर वाला कैलेंडर लटक रहा था। खाड़ीकर ने कहा, पार्वती हनुमान जी की पुजारन है। दूसरे कमरे में उसने छोटा सा मंदिर स्थान बना रखा है जहाँ हनुमान जी की मूर्ति के आगे रोज उसकी पूजा करती है। हिंदू देवमाला से मैं पूरी तरह बाखबर था। हिंदुओं में हनुमान ताकत और शहजोरी का देवता समझा जाता है। इसका मतलब था कि पार्वती को भी मर्दों में ताकतवरी और शहजोरी पसंद थी। इतने में पार्वती कॉफी और बिस्किट लेकर आ गई। कॉफी पीते हुए उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो श्रीमान धर्मचंद जी, मुझे आपकी मुसलमान मुरीदनी का पार्ट अदा करना होगा। मैंने हंसकर कहा, पार्वती जी, सिर्फ पार्ट अदा नहीं करना होगा बल्कि असली मुरीदनी बनकर मेरे साथ रहना होगा। वो हंसकर बोली, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही होगा। खाड़ीकर हमारी तरफ देखकर जेरे लब मुस्कुरा रहा था और बिस्किट खा रहा था। मैंने पार्वती से पूछा, मेरा ख्याल है कि हमें अभी से एक दूसरे से बेतकल्लुफ होना चाहिए। मैं आपकी जगह तुम कहकर बुलाऊंगा, तुम माइंड न करना। पार्वती ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं धर्मचंद जी, बिल्कुल नहीं। मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम मुसलमानों के मजहब, खास तौर पर उनके मशहूर बुजुर्गों और दरवेशों के बारे में जानती हो? पार्वती ने मुझे कई सूफी मुसलमान बुजुर्गों के नाम और उनके अकायद और मुख्तसर हालात जिंदगी और एक अरबी की दुआ के चंद जुमले भी सुना दिए। मैं दिल में सोचने लगा कि भारत की खुफिया सर्विसेज के लोग किस कदर कील कांटे से लैस होते हैं। ऊपर से खुशी का इजहार करते हुए कहा, बस अब मैं मुतमईन हो गया हूँ। तुम मेरी बड़ी अच्छी मुरीदनी बनोगी और भगवान ने चाहा तो हम पाकिस्तानी जासूसों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। पार्वती ने मेज पर पड़े हुए सिगरेट के पैकेट में से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया और बोली, धर्मचंद जी, अब जरा तुम भी अपना इम्तिहान दो। मैं भी जानूं कि तुम हिंदू होकर मुसलमानों की माइथोलॉजी से कितने वाकिफ हो। उसको मालूम नहीं था कि मैं तो मुसलमान ही था। मैंने उसे फौरन सूरह फातिहा पढ़कर सुना दी। खाड़ीकर बोला, धर्मचंद ने तो पहले पर्चे में ही सारा इम्तिहान पास कर लिया। इतनी लंबी अरबी तो तुम भी नहीं बोल सकती पार्वती। पार्वती मुस्कुरा कर कहने लगी, धर्मचंद, वाकई तुमने तो साबित कर दिया कि तुम बड़े अच्छे मुसलमान दरवेश बन सकते हो। क्या ख्याल है, दाढ़ी लगाओगे या नहीं? मैंने कहा, नकली दाढ़ी का खतरा ही रहेगा, वो किसी भी वक्त हमारा राज फाश कर सकती है। इसी तरह इसी शक्ल में रहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। वैसे भी आजकल के दरवेश सूफी मॉडर्न हो गए हैं। बस सर पर सब्ज रंग की टोपी पहन लूं, सब्ज चुगा होगा, गले में मनकों की मालाएं होंगी, माथे पर मेहराब बना लूंगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है नकली सूफी लोग किस किस्म की बातें किया करते हैं। इस खूबसूरत हिंदू लड़की पार्वती के साथ वहाँ बड़ी बेतकल्लुफी का माहौल बन गया था। इस तरह हम एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए। गंगा खाड़ीकर जो इस मिशन में हमें गाइड कर रहा था कहने लगा, अब तुम लोग आपस में तय कर लो कि यहाँ से नकली सूफी और सूफी की मुरीदनी बनकर किस वक्त अपने मिशन पर रवाना होना है। पार्वती के एक कमरे में ही भेस बदलने और बहरूप भरने का सारा साजो सामान मौजूद था। ये साजो सामान सरकार की खुफिया सर्विस की जानिब से वहाँ रखा गया था। पार्वती ने टेलीविजन लगा दिया। टेलीविजन यानी भारत के दूरदर्शन पर हिंदी में खबरों का बुलेटिन नशर हो रहा था। पार्वती ने टीवी का स्विच ऑफ किया और सोफे पर मेरे करीब होकर बैठ गई। कहने लगी, ये तो धर्मचंद जी ही बताएंगे। पार्वती ने मेरे हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैंने भी अपना हाथ पीछे न खींचा। मैं भी उस पर यह जाहिर करना चाहता था कि मैं भी पुराना तजुर्बाकार आदमी हूँ और इस किस्म की बातों
बातों से घबराया नहीं करता। पार्वती ने अपनी साड़ी और ब्लाउज पर कोई ऐसा परफ्यूम लगा रखा था जिसकी खुशबू बड़ी ख्वाबंगेज थी। मैंने कहा मेरी तरफ से आज शाम को ही अपने टारगेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। बोली ठीक है। खाटीकर कहने लगा 7:15 बजे शाम एक गाड़ी पंजाब को जाती है। हम अंबाला पुलिस को इत्तला कर देंगे। तुम लोग कुछ देर के लिए अंबाले ठहरोगे, वहाँ से पटियाला से होते हुए मालिर कोटला में दाखिल हो जाओगे। पार्वती MA नफ्सियात थी। उसने खाटीकर से कहा अपनी अंबाला की खुफिया पुलिस को बता देना कि वो जनाना पुलिस की 2-3 औरतें पहले से मालिर कोटला शहर में भेजकर हमारे बारे में मशहूर कर दे कि दिल्ली से एक बड़े महात्मा और पहुंचे हुए सूफी साहब यहाँ बुजुर्गों की दरगाहों की ज़ियारत को आ रहे हैं। वो हमारे बारे में करामतों के झूठे सच्चे किस्से मशहूर कर दें। इस तरह वहाँ कमजोर एतकाद वाले लोगों में पहले से हमारी धाक बैठ जाएगी। खाटीकर कहने लगा इसका इंतजाम भी हो जाएगा, तुम तैयारी शुरू कर दो, मैं चलता हूँ। अब स्टेशन पर मुलाकात होगी। तुम लोग ठीक 6:30 बजे स्टेशन पर पहुंच जाना। खाटीकर चला गया तो पार्वती ने बड़ी बेबाकी से मेरी गर्दन में बाहें डालकर मुस्कुराते हुए कहा सूफी साहब मैं तो आपके इश्क में दीवानी हो गई हूँ। और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा आ जाओ दूसरे कमरे में चलते हैं, मैं खुद तुम्हें नकली दरवेश बनाती हूँ। मैं भी पार्वती पर यही जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि मैं इन बातों से बिल्कुल नहीं घबराता। मैंने कहा चलो दूसरे कमरे में चलो। दूसरा कमरा छोटा सा था, उसमें बत्ती जल रही थी। अंदर 2 संदूक थे, एक बड़ी अलमारी थी। अलमारी में फिल्म के मेकअप रूम की तरह हर किस्म का लिबास लटका हुआ था। इनमें जोगियों वाला लिबास भी था। नकली दाढ़ियां और लंबे बालों की विगें भी दीवार से लटक रही थी। जनाना और मर्दाना दोनों किस्म के कपड़े मौजूद थे। फकीरों वाला लिबास भी था और शानदार कपड़े भी थे। फौज और पुलिस की वर्दियां भी थी। वकीलों के कोट और सख्त कॉलर भी थे। पार्वती ने एक जगह से सूफी दरवेशों वाला लिबास निकाल कर मुझे दिखाया। ये कैसा रहेगा? ये सुर्ख लिबास था जो आम तौर पर मलंग लोग पहना करते थे। मैंने कहा कोई सादा सा लिबास होना चाहिए ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि हम असली सूफी दरवेश हैं। बाकी ज्यादा असर मैं अपनी बातों से उन पर डालूंगा। पार्वती कहने लगी लेकिन धर्मचंद हमें उन लोगों को कोई न कोई चमत्कार यानी करामत भी जरूर दिखानी होगी, चाहे एक बार ही सही। इससे हम पर उनका एतकाद पक्का हो जाएगा। मैंने कहा वहाँ जाकर ये भी सोच लेंगे। अभी तुम कोई सादा सा लिबास निकालो। पार्वती ने हल्के सब्ज रंग का एक लंबा कुर्ता निकाल कर मुझे दिखाया। कहने लगी यहाँ तो इस वक्त सबसे सादा कुर्ता यही है, इसके नीचे तुम सब्ज लुंगी पहन लेना। मैंने कहा सब्ज नहीं सफेद धोती ठीक रहेगी। उसने अलमारी के नीचे से सफेद खद्दर की लुंगी निकाल कर दिखाई। मैंने कहा ये ठीक है। कहने लगी अब अपने कपड़े उतार कर ये लिबास पहन लो। मैं हैरत से उसे देखने लगा। पार्वती शरारत से मुस्कुराते हुए बोली पीर जी मैं आपकी मुरीदनी हूँ और नकली पीर अपनी मुरीदनियों से अपना बदन नहीं छुपाया करते। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने कपड़े उतार कर सब्ज लंबा कुर्ता पहना, फिर धोती पहनी, गले में मनकों की मालाएं डाली, हाथ में तस्बीह पकड़ ली और पाँव में देसी जूती पहनकर पार्वती से कहा अब कैसा लगता हूँ? वो मेरी ठोड़ी को उंगली से छू कर बोली नकली पीर जी तुम तो बिल्कुल असली लगते हो। अब मैं भी भेस बदल कर दिखाती हूँ। और इससे पहले कि मैं दूसरे कमरे में जाता पार्वती ने साड़ी उतार दी, फिर पेटीकोट और ब्लाउज भी उतार कर फेंक दिए। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। पार्वती ने हंसते हुए कहा सूफी जी मुरीदनी से किस बात की शर्म, ये शर्म यहीं उतार दो, आगे जाकर आसानी रहेगी। मैंने पलट कर देखा तो पार्वती ने हल्के सब्ज रंग का लंबा चोला नुमा कुर्ता पहन लिया था और अब नीचे उसी रंग की शलवार पहन रखी थी। कहने लगी ये लिबास ठीक रहेगा ना धर्मचंद जी? मेरा ख्याल है मुसलमान मुरीदनियां इसी किस्म के लिबास पहनती हैं। मैंने कहा ठीक रहेगा। पार्वती ने बालों का रिबन खोल कर बालों को झटका दिया तो वो उसके शानों पर बिखर गए। उसने गले में सब्ज मनकों की मालाएं पहन रखी थी। थोड़ी देर बाद हम तैयार हो गए और दूसरे कमरे में आकर कद्दे आदम आईने के सामने खड़े होकर बारी बारी अपने आप का जायजा लेने लगे। मैं नकली सूफी दरवेश था और पार्वती नकली मुरीदनी थी, मगर हम दोनों असली लग रहे थे। मैंने पार्वती से कहा एक बात का ख्याल रखना कि तुम लोगों में ज्यादा बातें नहीं करोगी, सिर्फ कभी कभी हक हू का नारा लगाओगी और किसी किसी वक्त बात करोगी। पार्वती बोली सूफी जी तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। उसके बाद हमने जोगियों वाले कपड़े पहने ही रखे। दोपहर का खाना पार्वती ने उन्हीं कपड़ों में तैयार किया। हमने खाना खाया और कॉफी पीते हुए बातें करते रहे। हम इस दौरान एक दूसरे से काफी बेतकल्लुफ हो गए थे। ये बात एक एतबार से अच्छी थी। पार्वती का ताल्लुक भी भारत की CID से था। अगर से डेपुटेशन पर उसकी खिदमात कुछ अरसे से इंडिया की डिफेंस इंटेलिजेंस ने हासिल कर रखी थी। मुझे उसी से पाकिस्तान के बारे में भारत के जारहाना खुफिया अजाइम की बड़ी सीक्रेट मालूमात हासिल हो सकती थी। जब दिन ढल गया और शाम के 6 बज गए तो पार्वती ने किसी को फोन किया। फिर मुझसे कहा यहाँ से हम बंद गाड़ी में स्टेशन तक जाएंगे। मैंने बिल्कुल न पूछा कि उसने कहाँ फोन किया है। थोड़ी देर में एक छोटी माइक्रो वैगन आ गई जो चारों तरफ से बंद थी और अंदर एयर कंडीशनर चल रहा था। हम गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी दिल्ली के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी स्टेशन के पीछे एक जगह रुकी। वहाँ खाटीकर पहले से मौजूद था। वो गाड़ी के अंदर ही आ गया और कहने लगा अंबाले की सीक्रेट पुलिस को फोन पर ब्रीफ कर दिया गया है। वो लोग खुफिया पुलिस का एक आदमी रेलवे स्टेशन भेजकर तुम्हें खास जगह ले जाएंगे
ओके गुड बाय, मैं चलता हूँ। ये तुम्हारे लिए अंबाले तक के सेकंड क्लास के 2 टिकट हैं। मुझे टिकट देकर खाड़ीकर गाड़ी से निकल गया। मैं और पार्वती उसके जाने के 1 मिनट बाद नकली दरवेशों वाली शान से गाड़ी से बाहर निकले और स्टेशन की तरफ चले। मैं सब्ज लिबास में बिल्कुल असली पीर लग रहा था। पार्वती मेरे पीछे पीछे चल रही थी और अपने लिबास और चाल ढाल से मेरी जान निसार मुरीदनी मालूम हो रही थी। कुछ लोगों ने हमारी तरफ घूर कर देखा, फिर मुंह दूसरी तरफ कर लिए। वहाँ इस किस्म के सूफी दरवेश और उनकी मुरीदनियां आम देखने में आती थी। खाड़ीकर ने ये बड़ी अक्लमंदी की थी कि हमारे लिए सेकंड क्लास के टिकट खरीदे थे, वरना थर्ड क्लास में तो लोग हमारी आवभगत शुरू कर देते और हमारे लिए आराम करना नामुमकिन हो जाता। ट्रेन आने में अभी बहुत देर थी। हम सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गए। वहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। इनमें सिख और हिंदू फैमिलियां भी थी। एक हिंदू औरत ने, जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ था, उठकर मेरे कदमों को झुक कर छुआ और हाथ बांध कर बैठ गई। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और हाथ में तस्बीह थी। मैं नीम व आंखों से उसे देख रहा था। मैंने हाथ उस औरत के सर पर रखा और अपने दिल से दुआ की, बेटी तुम्हें मुझ में जो शक्ति अवतार नजर आ रहा है वही तुम्हारे मन की मुराद पूरी करेगा। हिंदू औरत बड़ी खुश होकर मेरे कदमों को छूकर वापस अपने बाल बच्चों के पास जाकर बैठ गई। पार्वती मेरे बिल्कुल साथ लगकर बैठी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। हम बाहर निकल आए। ट्रेन में काफी रश था। सेकंड क्लास के एक डिब्बे में सिर्फ 2 सवारियां बैठी थी। एक सिख नौजवान था और साथ उसकी नौजवान बीवी थी। हम उस डिब्बे में सवार हो गए। सिख ने हाथ बांधकर हमें सलाम किया, बाबा जी सलाम। उसकी सिख बीवी ने आगे बढ़कर मेरे पांव छुए और मेरी मुरीदनी पार्वती के भी पांव छुए। मैंने उन दोनों को दुआ दी और आंखें बंद करके तस्बीह फेरने लगा। इसी तरह कुछ वक्त के सफर के बाद हम लोग अंबाला पहुंच गए। अंबाला स्टेशन पर खुफिया पुलिस का एक आदमी हमें लेने के लिए आया था। उसने हमें पुलिस स्टेशन की बजाय शहर के बाहर एक खाली मकान में पहुंचा दिया। वहाँ मशरकी पंजाब की खुफिया पुलिस का इंचार्ज मिस्टर वर्मा पहले से मौजूद था। उसे दिल्ली की डिफेंस सीक्रेट एजेंसी ने हमारे मिशन के बारे में सब कुछ बताया था। वो कहने लगा, आप मालिर कोटला की मशहूर खानकाह शाह जी के मजार पर जाएं। हमारी खुफिया सर्विस की 2 औरतों ने आपके बारे में पहले ही से मजार के लोगों को बहुत कुछ बता दिया है। ये कि आप बड़े पहुंचे हुए सूफी साहब हैं। हमारे 2 आदमी मालिर कोटला तक आपके साथ जाएंगे। मैं आपको अपना खुफिया टेलीफोन नंबर दे देता हूँ। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दें, आपको हर किस्म की मदद पहुंच जाएगी। उन लोगों ने मालिर कोटला के मजार के इर्द गिर्द के माहौल में मुझे सूफी साहब के नाम से मशहूर किया हुआ था। हम एक रात अंबाले और दूसरे रोज पटियाला से होते हुए मालिर कोटला पहुंच गए। खुफिया पुलिस के जो 2 आदमी हमारे साथ आए थे वो वापस चले गए। स्टेशन पर उतरते ही मैं और पार्वती नकली पीर और नकली मुरीदनी के भेष में एक तांगे में सवार हो गए और कोचवान से कहा, भाई हमें शाह जी के मजार पर पहुंचा दो। मजार पर हमारी शोहरत पहले ही से पहुंची हुई थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमें मजार के मुतवल्लियों और अकीदतमंदों ने हाथों हाथ लिया। मजार के अंदर ही एक कोठरी में हमारी रिहाइश का बड़ा मुनासिब इंतजाम था। मौसम इतना गर्म नहीं था, रात को ठंड हो जाती थी। मैंने वहां पहुंचते ही शाह जी के मजार पर फातिहा पढ़ी और दिल में कहा, शाह जी मेरा कसूर माफ कर दीजिएगा। मैं नकली पीर बनकर आपके मजार पर आया हूँ, लेकिन अल्लाह जानता है कि मेरा मिशन इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती का मिशन है और मैं दुश्मन के मुल्क में इनके पाकिस्तान दुश्मन अजाइम को खाक में मिलाने आया हूँ। शाम के वक्त अकीदतमंदों ने हमें घेर लिया। इनमें औरतें और मर्द दोनों शामिल थे। कुछ सिख और हिंदू मर्द औरतें भी थीं। हर कोई अपनी जायज जरूरतें बयान करता और मुझसे दुआ का तालिब होता। मैंने हर एक के सर पर हाथ रख कर कहा, अल्लाह अपना करम करेगा, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। मेरी नकली मुरीदनी पार्वती भी बड़ी उम्दा अदाकारी कर रही थी। औरतें उसकी गर्विदा हो गई थी। एक हफ्ते में ही इन औरतों ने हमारे बारे में कई झूठी सच्ची कहानियां मशहूर कर दी कि सूफी साहब की दुआ से मेरे खामद की बीमारी दूर हो गई है। सूफी साहब की दुआ से मेरी बेटी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। 10-15 दिनों में मालिर कोटला में हमारी झूठी करामतों की धाक बैठ गई। इसमें ज़ईफुल एतकाद अकीदतमंदों की मुबालगा आराइयों का ज्यादा दखल था। मुरीद की ये ज़हनियत होती है कि वो अपने मुर्शिद की खा वो झूठा पीर ही क्यों ना हो, बढ़ा चढ़ा कर और सच्चा साबित करने की कोशिश करता है और कई फर्जी करामतें भी उसके नाम से मंसूब कर देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।